नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक ऐसे शासक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसने सल्तनत के विकास के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। ये योजनाएं अपने समय से बहुत आगे की योजनाएं थी। इस योजनाओं की क्रियान्विति के लिए इस शासक ने संपूर्ण प्रयास भी किए, लेकिन ये योजनाएं असफल रही। आज हम इस वीडियो के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की इन योजनाओं के बारे के अंदर पढ़ेंगे और उनकी असफलताओं को जानने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में काफ़ी दिलचस्प शासक रहा है। अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात मार्च 1325 ईस्वी में उलगु खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन के ऊपर बैठा। नए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का समस्त अमीरों, अधिकारियों और दिल्ली की जनता ने उसका स्वागत और समर्थन किया। सुल्तान मोहम्मद को नए नए प्रयोग करने और नई नई योजनाएं बनाने का शौक था, परंतु दुर्भाग्य से उसे इन योजनाओं में असफलताओं का मुंह देखना पड़ा। उसके द्वारा अनेक योजनाएं बनाई गई, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो योजना थी वो थी दोआब में कर वृद्धि। इतिहासकारों ने जिस योजना की कटु आलोचना की है उनमें से एक यह है दोआब में कर वृद्धि है। इस क्षेत्र में कर वृद्धि के अनेक कारण थे। मोहम्मद बिन तुगलक सेना की शक्ति को बढ़ाना चाह रहा, यानी कि नवगठित जो तुगलक साम्राज्य था उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए सेना की आवश्यकता थी और सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाना चाहता था। इसके लिए उसने भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र दोआब को चुना, जो बढ़े हुए कर को सहन कर सकता था। इसके अलावा कहते हैं कि इस समय राजकोष भी पूर्ण रूप से रिक्त हो गया था, जिसे वह पुनः भरना चाहता था। बर्नी के अनुसार वह इस क्षेत्र के लोगों को दंड भी देना चाहता था। उपयुक्त कारणों से उसके द्वारा इस क्षेत्र के अंदर कर वृद्धि के प्रयास किए। अगर कर वृद्धि की दर की बात करें तो समकालीन इतिहासकारों के अनुसार, बर्नी के अनुसार इस क्षेत्र के अंदर 10 से 20 गुना तक कर को बढ़ा दिया गया था। वहीं फरिश्ता ने कर में लगभग 4 गुना तक बढ़ोतरी की बात कही है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक भूमि कर में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं करना चाहता था, अपितु मकान, चारागाहों आदि पर नए कर बढ़ाकर या नए टैक्सेस लगाकर वह राजस्व में 5 से 10 गुना तक राजस्व बढ़ाने का उसका प्रयास रहा था। दूसरी जो अहम योजना थी वो थी कृषि क्षेत्र के अंदर सुधार। सुल्तान ने दीवान ए कोही नामक एक नवीन कृषि विभाग की स्थापना की और उसमें अमीर ए कोही नामक एक नवीन कृषि मंत्री का नियुक्त किया गया। इस विभाग का जो कार्य था मुख्य रूप से वे कृषि भूमि का विस्तार करना। इसके लिए उन्होंने 60 वर्ग मील भूमि पर बारी बारी से फसलें उगाई गई, जिस पर लगभग 70 लाख रुपए व्यय किए गए, लेकिन यह योजना भी असफल रही। इस योजना की असफलता के भी अनेक कारण थे। इस कृषि सुधार के लिए जिस भूमि का चयन किया गया था वह उपजाऊ नहीं थी। इस योजना के लिए जो 3 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी वह भी बहुत कम थी। इसके साथ साथ जो सल्तनत के जो कर्मचारी थे, इस योजना से संबंधित जो कर्मचारी थे वो भी स्वार्थी और लालची थे, जो इस योजना के अधिकांश रुपयों को हड़प गए। तो इस प्रकार से कृषि से संबंधित यह जो योजना है यह भी पूर्णतः असफल रही। इसके बाद सुल्तान के द्वारा एक नवीन योजना शुरू की गई, राजधानी परिवर्तन की। सुल्तान को बदनाम करने वाली यह दूसरी योजना थी। उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। देवगिरी का भौगोलिक तथा सामरिक महत्व बहुत अधिक था, इस कारण उसने एक नवीन राजधानी के चयन का भी मार्ग रखा। समकालीन इतिहासकार इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान दिल्ली के नागरिकों से अप्रसन्न था, क्योंकि वे चोरी छिपे सभा भवन में गोपनीय पत्र डाल देते थे। वहीं तारीख मुबारक शाही के लेखक बर्नी कहते हैं कि दोआब की जनता को वह दंड देना चाहता था, इसलिए भी उसने एक राजधानी परिवर्तन का मार्ग चुना। आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं कि इस समय मंगोल आक्रमण का संकट दिल्ली सल्तनत के ऊपर बढ़ गया था, जिससे सुरक्षा के लिए नवीन राजधानी का चयन किया गया है। तो मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली के सभी नागरिकों को दौलताबाद जाने के लिए विवश किया गया। बर्नी के अनुसार दिल्ली इस समय बर्बाद हो गई। शहर की इमारतों, मोहल्लों और उसके आसपास के क्षेत्रों से देखने पर
बिल्ली तथा कुत्ता तक दिखाई नहीं देता। दिल्ली से दौलताबाद जाने के बाद भी सुल्तान का वहाँ पर मन नहीं लगा तथा उसने दिल्ली वापस जाने की आज्ञा दे दी। इससे भी लोगों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक की अन्य जो महत्वपूर्ण योजना थी वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करना। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने व चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे व पीतल के नवीन सिक्के चलाए। सांकेतिक मुद्रा को प्रसिद्ध करने के भी अनेक कारण थे। इतिहासकार बदायूनी फरिश्ता ने कहा है कि इस समय राजकोष जो है रिक्त हो गया था। वहीं बर्नी के अनुसार सुल्तान साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, इसके लिए धन की आवश्यकता थी। उपयुक्त इससे पहले की योजनाओं को देखने से लगता है कि सुल्तान को भी नई नई योजनाएं बनाने का प्रयोग था। उपयुक्त कारणों से सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। उसने इस योजना के अंतर्गत उसने टकसाल के ऊपर केंद्रीय नियंत्रण नहीं लगाया, जिससे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो घर है वो टकसाल बन गया था और प्रांतों के निवासियों ने भी अपने अपने घरों के अंदर करोड़ों मुद्राएं जो है बना डाली थी। विदेशी लोग भारतीय वस्तुओं को खरीदते समय तांबे के सिक्के तथा बेचते समय सोने और चांदी के सिक्के लेने लगे, जिससे चारों ओर अव्यवस्था फैल गई। अंत में सुल्तान इस योजना को बंद करना पड़ा और वापस सोने और चांदी के सिक्के चलाने पड़े। इसके बाद एक नवीन योजना जो शुरू की गई वो थी खुरासान विजय की योजना। खुरासान के कुछ असंतुष्ट अमीरों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु सुल्तान को खुरासान विजय हेतु प्रेरित किया। इसके लिए सुल्तान ने 3,70,000 सैनिकों की एक सेना का गठन किया और उन्हें अग्रिम 1 वर्षीय वेतन भी उन्हें प्रदान किया। परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण उसने इस योजना को पूर्ण रूप से त्याग दिया। इसके बाद आती है कराचीन अभियान। सुल्तान ने हिमालय की तुरई में स्थित कराचीन की विजय हेतु एक विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। इस बीच वर्षा ऋतु के आगमन से शाही सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। वहाँ के हिंदू शासकों ने घबरा कर संधि कर ली तथा कर एवं युद्ध का हर्जाना लेकर सुल्तान वहाँ से लौट आए। सुल्तान ने इस प्रकार अनेक योजनाएं चलाई जो दुआ में कर वृद्धि, कृषि के अंदर सुधार की योजना, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान विजय और कराचीन अभियान से संबंधित अनेक योजनाएं चलाई। लेकिन अधिकांश इन कुछ जनकल्याणकारी योजनाएं जो उसके द्वारा चलाई गई उसमें उसे असफलता ही प्राप्त हुई। उसकी असफलता के भी अनेक कारण रहे। सुल्तान ने जो दुआ में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का और राजधानी परिवर्तन आदि उसकी एक विलक्षण दिमाग की उपज माना जाता है। इन योजनाओं को उसने व्यवहारिक रूप से परिणत करने का अगर प्रयास तो अवश्य किया, लेकिन भाग्य ने, प्रकृति ने और दैवीय शक्ति ने उसका साथ नहीं दिया। कहते हैं कि उसके समय लगभग 10 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ता रहा। सुल्तान भी हठी तथा उतावलेपन के कारण अपनी योजनाओं पर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं करता था और वह भी बिना किसी तैयारी के योजना को लागू कर देता था। इसके अलावा सुल्तान एक निरंकुश शासक था जिसने अपने अमीरों और उलेमाओं की उपेक्षा की और योग्य सलाहकारों के बिना इन योजनाओं को लागू किया। सुल्तान राजनीति को भी धर्म से दूर रखना चाहता था, अतः उसने उलेमा वर्ग की भी उपेक्षा की। इन सभी जो भी योजनाएं उसके द्वारा चालू की गई, ये योजनाएं समय से काफ़ी आगे भी थी, जिसे जनता इसको समझ नहीं सकी और अंत में उसे सहयोग नहीं दिया गया। तो इस प्रकार ये योजनाएं जो उसकी हैं वो असफल रही। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन प्रबंध के लिए अनेक प्रयास अवश्य किए, लेकिन वो अपने प्रयासों के अंदर असफल रहा। लेकिन उसके जो प्रयास है वो समय से बहुत आगे के प्रयास थे, जो उस युग के संदर्भ के अंदर जो हैं वो असफल रहे मुख्य रूप से। तो आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही, कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर विचार करेंगे।